हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट 5 में रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आगे डेवलप होता है। तो इसका जो पहला पॉइंट, इसका जो पहला एक्ट है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर हम इंडियन डेवलप हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखें, भारतीय संविधान के का विकास का इतिहास कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे बना, तो इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। पहला क्या है, कंपनी का रूल है, और दूसरा क्या है, क्राउन रूल। तो हमें पता ही है कि कंपनी का रूल कब से कब तक होता है, 73 से 1858, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, फिर वहां से सारी चीजें बदल जाती हैं। अब पूरा कंट्रोल किसके अंडर चला जाता है, सब पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के चला जाता है। फिर जो क्राउन रूल होता है वहां से सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अमेंडिंग एक्ट और एक्ट ऑफ 86, चार्टर अधिनियम जो हर 20 साल के बाद आता है, 93, 13, 33, 53, तो ये सारे एक्ट को देखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन टेरेटरीज। तो भारतीय क्षेत्र जो बंगाल का एरिया होता है, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल्स रेगुलेशन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। इट वाज द फर्स्ट इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कंपनीज टेरिटरीज अफेयर एंड मार्क्ड। तो फर्स्ट इंटरवेंशन ये होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर कंपनीज टेरिटोरियल अफेयर्स एंड मार्क द बिगिनिंग टू टेक ओवर द प्रोसेस दैट वाज कंप्लीटेड 1858। तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करती है। द ओकेजन फॉर द रेगुलेटिंग एक्ट वाज कंपनीज मिस गवर्नेंस इन बंगाल लैंड्स। तो जो कंपनी का मिस गवर्नेंस था बंगाल लैंड्स पे, उससे काफी लोग नाराज थे। तो उसको सही करने के लिए ये एक्ट आया था। बॉट टू द क्राइसिस बाय द थ्रेट ऑफ बैंकरप्टेंसी, है ना, दिवालिया हो जाना, पैसे लेके भाग जाना, एंड डिमांड फॉर गवर्नमेंट लोन्स, और गवर्नमेंट से लोन लेने का डिमांड, ऐसा कुछ था। तो उसके लिए ये एक्ट पारित हुआ था। द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। मेन प्रोविजन क्या था इस एक्ट का, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम in Bengal with a supervisory power over the Presidency of Madras, now in Chennai, and Presidency of Bombay, now in Mumbai. Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन से थे, तो वारन हेस्टिंग was the first Governor General of Bengal. The Governor General had council of 4 and was the Governor General had a council of 4 and was given a casting vote but not veto. A Supreme Court for English judges was set up in Calcutta, now in Kolkata. सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1776 में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सर एलिजा एम्फे was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर एलिजा एम्फे को चीफ जस्टिस इंडिया का सबसे पहला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। In Great Britain, annual election of 24 directors were replaced by the election of 6 judges. अब 24 डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होता था ग्रेट ब्रिटेन में, वो उसको 6 जज के इलेक्शन से रिप्लेस कर दिया गया एक ही साल के अंदर। ईच फॉर 4 ईयर टर्म्स, हर एक को 4 साल के टर्म्स के लिए। एंड क्वालिफिकेशन फॉर द वोट वर रेज्ड फ्रॉम 5 to 1000 pound. This change made it more difficult for private groups to control policy and places by manipulating votes. बहुत मुश्किल था प्राइवेट ग्रुप के लिए पॉलिसी को कंट्रोल करना और वोट्स को मैनिपुलेट करना। द एक्ट मेनी डिफेक्ट्स
बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, कमियां थी। क्या ऐसे, जैसे कि द गवर्नर जनरल लैक ऑफ वीटो लीड टू क्वेरल विथ हिज काउंसिल्स। तो वीटो पावर थी नहीं गवर्नर जनरल के पास, तो झगड़े होते थे आपस में। विथ काउंसलर्स, तो काउंसलर के साथ वो थोड़ा सा झगड़े होते थे एक तरीके से। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ लैक ऑफ डिफाइंड पावर्स लीड टू लीगल डिस्प्यूट्स एंड एनोमलीज। The act was amended and Government of India was recast by Prime Minister. इस एक्ट को अमेंड किया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिकास्ट बाय प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स। इंडिया एक्ट 1780। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होंगे फिर विलियम पिट्स, उसके बाद इंडिया एक्ट 1784 आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब एस्टेब्लिश होता है? 1784 में। एंड एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया। डुअल कंट्रोल का सिस्टम एस्टेब्लिश होता है एंड दीज चेंजेस कंटिन्यू थ्रू 1858, है ना। ये जो चेंजेस है कंटिन्यू हो जाता कब से? 1858 से ही इनिशिएट हो जाता है। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो कंपनी का जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ऐसा फर्स्ट टाइम कहा गया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश के पोजीशन में, उसके अधिकार में, और इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा नियम कानून और जो भी मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा वो सब ब्रिटिश देखेंगे। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे? कंप्लीट कंट्रोल कंपनी के मामले में, अपना कंप्लीट कंट्रोल उनका रहेगा। इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंपनी के जो मामले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के जो मामले हैं, तो अब देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे सरकार कैसे चलेगी, क्या रूल रेगुलेशन रहेगा। फिर उसके लिए जो एक बोर्ड बनता है उसमें कुछ मेंबर होते हैं, कोई एक हेड भी होता है जैसे गवर्नर जनरल, ऐसा कुछ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया मतलब प्रशासन का काम देखना है, और साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ था, वैसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ था। जैसे व्यापार करना है, मेंटेनेंस पूरा देखना है, लैंड जो टैक्स कलेक्शन करना है, ये सारे जो काम थे ये किनके पास था? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। ये कमर्शियल पर्पस ऑफ कंपनी के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो चीजें थी इसमें, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और दूसरा था कमर्शियल पर्पस के लिए, कंपनी के कमर्शियल पर्पस के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। फीचर्स क्या है? तो फीचर्स वही डायरार्की है और ये 2 पॉइंट जो मैंने बताया। फिर उसके बाद चार्टर अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट 1833 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है, और विच रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर, हर एक 20 साल में इसको परिवर्तित चेंज करके कुछ नया करते हैं इसमें, ठीक है। तो हर एक 20 साल में चार्टर अधिनियम आता है। 1833 शुरुआत होगा, 20 जोड़ देंगे इसमें, ऐसे जोड़ते जोड़ते 3-4 बार आएगा। दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 और द सेंट हेलेना एक्ट 1830। क्वेश्चन आ सकता है कि इस एक्ट को और क्या कहते हैं? सेंट हेलेना एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। फीचर्स क्या है इस एक्ट के? So the company's commercial activity were closed down. It was made into administration body for British Indian possession. तो जो कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी था उसको क्लोज किया गया एंड इट वाज मेड इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजीशन। और फिर इसको किस तरह की बॉडी बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासन करने वाला एक बॉडी बना दिया गया
जो ब्रिटिश पोजीशन के जो टेरिटरीज थे, जो क्षेत्र थे इंडिया में जो ब्रिटिश के अधिकार में थे, और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। ठीक है। द कंपनीज ट्रेड लिंक विद चाइना वर आल्सो क्लोज्ड। दूसरा काम क्या करते हैं, कंपनी का जो व्यापार होता है चाइना के साथ उसको बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, दिस एक्ट परमिटेड द इंग्लिश टू सेटल फ्री इन इंडिया। ये परमिट करता है इंग्लिश को कि ये आराम से फ्री इंडिया रहे, टैक्स वैक्स कोई ना दे, कुछ ऐसा। दिस एक्ट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब ये क्या करेंगे, लीगल बना देंगे कि भाई ब्रिटिश कॉलोनी जो बनाया गया है इंडिया में, इंडिया के जो क्षेत्र हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनी हो चुके हैं वो लीगलाइज हो गए हैं, मतलब वो कानूनी वैध हैं, कोई उस पर कोई गलत नहीं है, सब ठीक है, अच्छा है। The company still possessed the Indian territory, but it was held in trust for His Majesty. तो कंपनी का अधिकार हालांकि इंडियन टेरिटरी में रहता है, बट इट वॉज हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी। लेकिन फिर ये कहा किसके कंट्रोल में जाएगा, मेजेस्टी जो क्राउन रूल है उसके कंट्रोल में चला जाएगा। प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट, इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी and Governor General of Bengal was redesigned as the Governor General of India. पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन होते गए, तो उनको लगा कि भाई अब तो ये अपना ही है, तो क्यों ना हम बंगाल की जगह इंडिया ही कर दें, क्योंकि अब धीरे धीरे इंडिया पूरा अपना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ जब बंगाल था अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन पद दे देंगे। दिस मेड लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट। तो इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक करेक्ट आंसर है। Thus the country administration was unified under one control. तो इससे क्या होगा कि जो पूरे देश का प्रशासन होगा वो यूनिफाइड हो जाएगा, किसी एक के कंट्रोल में आ जाएगा। द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल बना है जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब ये पूरे इंडिया का एक तरीके से उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेशन जैसे कि नियम कानून बनाना, इम्प्लीमेंट करना, इन सब की शक्ति उनके पास है, गवर्नर जनरल के पास, एक तरीके से पीएम समझ लीजिए आप। और कंपनी का पूरा कर्ता धर्ता, जो कंपनी का सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो काम यही करता था, और यही काम लेजिस्लेशन का भी। जो अपना टेरिटरी था अब वो इंडियन टेरिटरी बन गया, तो फिर वो लेजिस्लेशन प्लस कंपनी का जो सीईओ होता उसका काम इसी के पास था, गवर्नर जनरल के पास था। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड अथॉरिटी टू अमेंड, repeal or alter any law pertaining to all people and places in British Indian Territory, whether British foreign or Indian natives. तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड अथॉरिटी, अब उनके पास शक्ति थी टू अमेंड मतलब संशोधन करने की, रिपील मतलब बंद करने की एक तरीके से, और अल्टर चेंज करने की किसी भी लॉ में पर्टेनिंग टू ऑल पीपल सभी के लिए, एंड प्लेसेस इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वेदर ब्रिटिश फॉरेनर, कहीं के भी कोई भी हो, ब्रिटिश फॉरेनर इंडियन नेटिव्स, सबके नियम कानून में हस्तक्षेप करने के पावर आ जाएगी गवर्नर जनरल के पास। द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ कंपनी वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सिविल मामले हो गए जैसे लोगों के जो मामले हो गए, मिलिट्री अफेयर्स हो गया, अब ये कंट्रोल होता है गवर्नर जनरल के ही द्वारा, लेकिन एक काउंसिल में होता है। द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज टू हैव 4 मेंबर्स, उस काउंसिल में 4 मेंबर होते हैं। द 4th मेंबर हैड लिमिटेड पावर वाली, बाकियों के पास लिमिटेड पावर होती। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल वॉज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट।
तो अब क्या था उस समय से कि गवर्नर जनरल ऑफ को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कहा ही जाने लगा। फिर जो काउंसिल थी, इंडियन काउंसिल, जो काउंसिल थी एक प्रोविंस के लिए, अब उसको इंडियन काउंसिल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद आता है इंडियन लॉ कमीशन। दिस एक्ट मैंडेट दैट any law made in India was to put before the British Parliament and was to be called act। तो ये कमीशन क्या बताता है? मैंडेट दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया वाज टू पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई भी लॉ जो बनेगा उसको सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखें, पहले चेक करें कि ठीक है कि नहीं है, फिर उसके बाद ही इसको एक्ट बना के इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि नियम बना के तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं। नियम बना भी रहे हो तो आप उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करो, वहाँ पे जब अप्रूवल मिलता है, जो भी हेड है वहाँ का, उसका अप्रूवल मिलेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट होने, एक्ट बनेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। एज पर द एक्ट एन इंडियन लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। अब इस एक्ट के हिसाब से एक कमीशन तैयार होता है जिसका नाम इंडियन लॉ कमीशन है। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मैकाले एट्स चेयरमैन। तो पहला जो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर लॉर्ड मैकाले। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इट सॉट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ। अब कोड बनाएंगे इंडिया लॉ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हर एक लॉ का एक कोड बनता है उसके हिसाब से। प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट 1800, क्या प्रोविजंस था भाई? तो स्प्लिट इन बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल को क्या करेंगे? बंगाल को विभाजन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल टू डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इसको तोड़ मरोड़ के डिवाइड करके प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में तोड़ेंगे और फोर्ट विलियम दो पार्ट में तोड़ देंगे। बट दिस नेवर केम इनटू, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। इंडियन इन गवर्नमेंट सर, अब इंडियन को भी गवर्नमेंट सर्विस करने का मौका मिलेगा। दिस वाज द फर्स्ट एक्ट दैट गिव परमिशन फॉर इंडियन टू हैव अ शेयर इन दिस कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो पूरे देश का प्रशासन भले ही वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्ट पारित होता है उसमें ये लिखा होता है कि आप इंडियन में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रीज का जो प्रशासन है उसके कार्य में इंडिया का भी भागीदारी, इंडियन के लोगों का भी भागीदारी होगा। इट स्टेटेड दैट मेरिट शुड बी द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉट बर्थ, कलर, रिलीजन और रेस। तो इन्होंने कहा, इस नियम में ऐसा कहा गया कि मेरिट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस। अब मेरिट के बेस पे एम्प्लॉयमेंट होगा, ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं कि बर्थ, कलर, रिलीजन, धर्म के हिसाब से, ऐसा नहीं कि जॉब मिलेगा। बर्थ कहाँ हुआ है, अगर रॉयल फैमिली में होता है, ये नहीं कि उन्हीं को केवल जॉब मिलेगा। तो ये सारे प्रोविजंस इस एक्ट में किया गया था, 1833 के एक्ट। स्लेवरी की बात करते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द माइग्रेशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट द टाइम। तो ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी existing in India at that time. So I think the removal of slavery, it could be the British Parliament abolished slavery in Britain and all the possessions in 1833. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश हो जाता है, बंद हो जाता है, स्लेवरी खत्म हो जाती है इन ब्रिटेन एंड ऑल इट्स पोजीशन 1833। तो दास्ता का अंत करने की बात कर रहे हैं। इस एक्ट में क्या बता रहे हैं कि अब दास्ता का अंत होगा और जितने पोजेशंस हैं ब्रिटिश के कॉलोनीज है उसमें भी ये नियम कानून बनेगा। और ये नियम कानून ब्रिटेन में भी बन चुका है, ठीक है, वहाँ तो बना ही है। और इसके अलावा जो पोजेशंस हैं ब्रिटिश के, पोजेशन का मतलब ब्रिटिश की जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे भी ये नियम इम्प्लीमेंट करना है। टिल टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, सिंस द नंबर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन द कंट्री वाज इंक्रीजिंग, द एक्ट अलाउड फॉर हैविंग 3 बाय शॉप्स इन इंडिया।
It sought to regulate the establishment of Christian institution. अब धीरे धीरे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन बनना शुरू होंगे इंडिया में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. Since the number of British residents in the country was increasing, तो ब्रिटिश रेसिडेंस इंडिया में इंक्रीज हो रहे थे, तो उनके लिए फिर अलग अलग नियम कानून बनाएंगे, यूनिवर्सिटी, रेलवेज, ये सारे प्रोविजंस धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे. महत्व क्या रहा चार्टर अधिनियम का? इट वाज फाइनल स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब जो अलग अलग डिवाइडेड था एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसको धीरे धीरे सेंट्रलाइज करेंगे, एक सेंटर से चलाएंगे और बाई कैमरल लाएंगे, डायरार्की लाएंगे, ये सारे प्रोविजन धीरे धीरे करना शुरू करेंगे. द एंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी एंड मेकिंग इनटू द ब्रिटिश क्राउन ट्रस्टी इन द एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया. तो क्या होगा? द एंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटी. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको अपने कंट्रोल में धीरे धीरे लेंगे. कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश के जो लोग हैं वो. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कंपनी जो ट्रेड के लिए आई है धीरे धीरे इतना संपन्न हो जाएगी कि वो पूरा कंट्रोल इंडिया पे करने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसका कंट्रोल ब्रिटिश के ऊपर भी हो जाए. तो इस डर से भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिसीजन, ये एक्ट सब पारित करती है. कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर मैकॉले. मैकॉले के अंदर लॉ का कोडिफिकेशन हुआ. प्रोविजंस फॉर इंडियन इन गवर्नेंस. अब प्रोविजंस इंडियंस के लिए हुआ गवर्नमेंट सर्विस में. क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, अब उनके पास ब्रिटिश टेरिटरी, इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है, अब उसका पूरा सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्वीन विक्टोरिया के पास चला जाएगा. और टाइटल क्या है? इम्प्रेस ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट. तो इस एक्ट का जो रिजल्ट है उसको एक वर्ड के रूप में लिखा गया है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्या है इसके टाइटल्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटरीज अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल as well as princely state who had to accept the suzerainty of the British crown. तो टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कि जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएंगे, अपने कंट्रोल में लेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है वो भी उनके कंट्रोल में चला जाएगा. ठीक है. इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. किसके द्वारा पारित होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन. रॉयल एसेंट 2 अगस्त 1858 में आता है. कमेंस्ड कब हुआ? 1 नवंबर 1858. स्टेटस अमेंडेड. अभी क्या है? अभी ये इफेक्ट में नहीं है, इसको हटा दिया गया, या हटा दिया गया था. फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. The representative of British government in India was the Governor General and Viceroy, both same person to avoid conflict. तो जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो कौन था? गवर्नर जनरल था और वही वायसराय भी था. कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए एक ही बंदे को रखा गया था. द वायसराय एंड द गवर्नर ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसी वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन. वायसराय की बात करें या फिर गवर्नर की बात करें, अलग अलग प्रेसिडेंसी कौन अपॉइंट करता था? क्राउन, ब्रिटिश क्राउन. ओके. द वायसराय वाज टू असिस्ट एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो वायसराय सहायक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके लिए जहां से लॉ का एग्जीक्यूशन होता था ना, उसके लिए सहायक था, सबसे हेड था. दिस एक्ट मेड इंडिया अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी. मतलब इस एक्ट के हिसाब से क्या था कि भाई इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर देंगे. दिस एक्ट एबोलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया. जैसा कि पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट था, उसको ये रूल हटा देता है. मतलब सेंटर और स्टेट लेवल पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसको हटा दिया गया. दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमें पता है हड़प नीति का सिद्धांत जो लाया गया था, उसको
हटा दिया गया इस एक्ट। The Indian Civil Service was to be instituted for administration for the country. There was provision for Indian also admitted. अब कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट किया जाएगा और उसमें इंडियन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। It was decided that remaining Indian princes and chief more than 560 in the numbers would have their independent status provided they accept British sovereignty। तो 500 से ज़्यादा जो रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस और चीफ्स हैं वो मोर देन 560 वुड हैव देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रोवाइडेड दे एक्सेप्ट ब्रिटिश सोसाइटी। अगर ब्रिटिश के हिसाब से चलते हैं तो उनको भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। फीचर्स ऑफ Indian Act 1850। East India Company was liquidated। Indian territory of Britain were to be governed in the name of British Queen। अब जब पूरा गवर्नेंस हो गया वो ब्रिटिश क्वीन के नाम पे होने लगा। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्क्रैप्ड, इनको हटा दिया गया। द पावर ऑफ कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब जो पावर था कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास चला गया। ठीक है, दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू बी ब्रिटिश एमपी एंड अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट। तो बेसिकली क्या है कि जो सेक्रेटरी हुआ करता था वो ब्रिटिश का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं एंड मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट। ही वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। 15 लोगों के साथ 15 लोगों का ग्रुप था, उनके साथ वो असिस्ट करते थे नियम कानून को चलाने के लिए। He was also the channel of communication between the British government in Britain and Indian administration। तो एक कम्युनिकेशन हो गया किसके बीच, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारत का प्रशासन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था वो इस तरीके से सिस्टम डेवलप हो गया, ये जो मेंबर्स थे और मेंबर के थ्रू। ही ऑल्सो हैड द पावर टू सेंड सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया विदाउट कंसल्टिंग हिज काउंसिल। By the Secretary of State, the British Parliament could ask question regarding Indian affairs। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था उसके वो डायरेक्टली जवाब दिया था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती थी इंडियन अफेयर्स, इंडियन के प्रशासन के मामले में। फैक्ट्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, लॉर्ड स्टैनली था। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राइल था। was opposed to the crown directly ruling in India। तो बेंजामिन डिज़राइल डायरेक्टली अपोज करता है क्राउन के रूल को इंडिया में, बट हिज फेलो एमपीज डिडंट एग्री विथ हिज व्यूज एंड बिल पास द हाउस कॉमन्स इजीली। लेकिन जो एमपीज था, जो सेक्रेटरी था इंडिया में, वो इस बात को एग्री नहीं करता है और बिल को पास करवा देता है जो काउंसिल हाउस है उसके थ्रू आसानी पूर्वक। फर्स्ट जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। पहला जनरल और फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू बी नोन एज वायसराय ऑफ इंडिया। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल जो अब तक हुआ करता था अब वो वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इट इज द डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन था, वायसराय था। A new office, Secretary of System, was created to assist the Viceroy। जैसा कि पहले गवर्नर को असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक वैसे ही वायसराय को असिस्ट करने के लिए भी डेवलप किया गया।
पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो का जो सिस्टम है वो लॉर्ड कैनिंग के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। The Indian Council Act 1861 was an act of British Parliament that made significant changes in Governor General Council। तो गवर्नर जनरल के काउंसिल को चेंज करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस क्या है? फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल 5th मेंबर वाज एडेड। अब एग्जीक्यूशन फंक्शन के लिए 5 लोगों को ऐड किया गया। नाउ देयर वर 5 मेंबर्स ऑफ होम, मिलिट्री लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। A 6th member of public works was added 1874। तो 5 लोग कहीं से भी हो सकते, किसी भी क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से हो सकते हैं, मिलिट्री से हो सकते हैं, लॉ से हो सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, फाइनेंस से भी हो सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग who was the governor general and viceroy at the time, introduced the portfolio system। In the system, each member was assisted a portfolio of particular department। हर एक मेंबर अलग अलग डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो संभालता था या सहायता करता था। For legislative purpose, the Governor General Council was enlarged। Now there were between 6 to 12 additional members nominated by Governor General, है ना। तो 6 से 12 अलग लोगों को नॉमिनेट किया गया गवर्नर जनरल के असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। देयर वर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आउट ऑफ दिस एट लीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर वर टू बी नॉन ऑफिशियल ब्रिटिश ऑफ इंडिया। तो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे और उसमें से कम हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल ब्रिटिश और इंडियन, कोई भी हो सकते हैं जो नॉन ऑफिशियल होते थे। देयर फंक्शन वर कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो इनका फंक्शन लेजिस्लेटिव। लास्ट एक्ट क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। It is the act of British Parliament that increased the size of Legislative Council in India। Cursory detail of the act given below। The Indian National Congress INC was formed 1850। तो 1885 में जो कांग्रेस, अभी की जो कांग्रेस है, इसका गठन 1885 में ही हो गया था। There was growing feeling of nationalism and this led the INC to put forth some demand to British authorities। तो ब्रिटिश अथॉरिटी से कुछ डिमांड रखा गया था। ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के लिए। वन ऑफ देयर डिमांड वाज रिफॉर्म्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहाँ पर नियम कानून बनता था, उनमें रिफॉर्म करने के लिए पहला डिमांड दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। दे ऑल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। इलेक्शन की मांग करने लगे नॉमिनेशन के, क्योंकि नॉमिनेशन में क्या होता है कि वो नॉमिनेट करके उसको इलेक्ट कर देते हैं। द INC was also wanted right to hold discussion on financial matter which was hitherto not allowed। तो डिस्कशन हो, फिर उसके हिसाब से फाइनेंशियल मैटर पे इंडियन भी पार्टिसिपेट करें, तो ऐसा कुछ इस एक्ट में है। द वाइसरॉय ऑफ टाइम at the time Lord Dufferin set up committee to look into the matter। तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, वो एक कमेटी सेट करते हैं टू लुक इनटू द मैटर, बट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिडंट एग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं वो डायरेक्ट एग्री नहीं करते हैं इस इलेक्शन से। ही हाउएवर एग्री टू रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन को वो सपोर्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, जैसे कि इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? रिचर्ड एशटन क्रॉस, फर्स्ट विस्काउंट क्रॉस। टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन।
इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, किसके द्वारा इनेक्ट हुआ था? रॉयल एसेंट 1892 में मिला था। कमेंस्ड इनिशिएट कब हुआ था? 1893 में। स्टेटस क्या है? ये हट जाता है कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में ये चीजें हट जाती। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।